अच्छा क्लास, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। ठीक है। बेसिकली ये वर्ड सी शार्प में यूज नहीं किया जाता फंक्शंस का, लेकिन ये इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, क्योंकि आप इससे फेमिलियर हो इस वर्ड से। ठीक है। सी शार्प में फंक्शंस को मेथड्स कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको पहले भी पीएचपी में पढ़ा चुका हूँ जब हमने हमने ऊप पढ़ी थी। तो ऐसे फंक्शंस जो क्लास के अंदर क्रिएट किए जाते हैं उन्हें हम अयान क्या कहते हैं? मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शंस जो क्लास के अंदर क्रिएट किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेथड्स कहा जाता है। ऑल दो होते वो क्या है? फंक्शंस ही होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शंस। अच्छा, फंक्शन से एक वर्ड निकलता है फंक्शनैलिटी। इस दुनिया में मेजॉरिटी जितनी भी चीजें हैं वो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं। जैसे कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी यानी इसका काम क्या है? ठीक है, इसका काम है डिस्प्ले दिखाना। ठीक है। लाइट का काम है रोशनी देना। फैन का काम है हवा देना। है इस दुनिया में हर, अब आपकी नोज है, इसका काम है सांस लेना या सूंघना। ठीक है। मुंह का काम है खाना खाना या बहुत ज्यादा बोलना, जो कि बहुत बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो हर चीज की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी है। अच्छा, फंक्शनैलिटी में एक चीज कॉमन है। हर एक फंक्शनैलिटी, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है। नाक से खाना खा सकते हो? फैन से लाइट ले सकते हो? कौन कह रहा है हाँ नाक से खाना? दूंगा भी है। ठीक है। इसी तरह हर जितनी भी फंक्शनैलिटी है, हर फंक्शनैलिटी का कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है जो कि वो रिपीटेडली परफॉर्म कर सकती है। अब फंक्शनैलिटी में एक चीज है कि भाई अगर आपने एक दफा कोई फंक्शनैलिटी बनाकर रख दी तो बस आपको उसकी यूजेज करनी है, आपको उसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए क्रिएट करने की जरूरत। भाई फैन बनाकर आपको दे दिया गया है। जब ऑन करोगे यानी यूज करोगे तब हवा देगा, नहीं यूज करोगे फैन तब भी मौजूद है, फंक्शनैलिटी मौजूद है, लेकिन यूज अपनी मर्जी से कर रहे हो। यूज कैसे कर रहे हो? अपनी मर्जी से। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हम जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं ना, अब जैसे लेट सपोज मैं एक चीज बोलूँ कि भाई मुझे दो नंबर्स को प्लस करना है। क्या करना है? क्या करना है? दो नंबर्स को प्लस करना है। अब मुझे ये काम ना दो नंबर्स को प्लस करने वाला अपने प्रोग्राम में मल्टीपल जगहों पर मल्टीपल दफा करूंगा। ठीक है। तो हर दफा मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन और 2+2 लिखना पड़ेगा। यानी कि वो स्पेसिफिक कोड मुझे दोबारा दोबारा लिखना पड़ रहा है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये तो वही बात हो गई कि रोजाना पंखे से हवा लेने के लिए फैन बनाना पड़ेगा खुद से, लेकिन ऐसा नहीं होता। फैन बना हुआ है, बस क्या कर रहे हैं हम उसे यूज कर रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक है। इसी तरह किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो आपको पता है कि आप रिपीटेडली बार बार करोगे और वो स्पेसिफिक टास्क है और बस रीयूज करना चाहते हो आप उस चीज को, या उस ब्लॉक ऑफ कोड को रीयूज करना चाहते हो बार बार, तो उसका हम बना देते हैं फंक्शन। क्या बना देते हैं? अब इसकी अगर थोड़ी इंग्लिश वाली डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो गया यान? अ ब्लॉक ऑफ कोड, अ ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर यूज टू परफॉर्म a specific task and that can be reused। ठीक है। मतलब कि ऐसा कोड, यानी ऐसी लाइन ऑफ कोड, अब 3 4 लाइन 6 लाइन जितनी भी हो, ऐसा लाइन ऑफ कोड जो एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करता हो कोड के अंदर या प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। और उसको आप बार बार यूज करना चाहते हो। ठीक है। अब देखो, आपने अगर कंसोल डॉट राइट लाइन एक दफा लगाया तो आपको कंसोल डॉट राइट लाइन में दोबारा कुछ प्रिंट करना है तो उसको दोबारा लगाना पड़ेगा, तीसरी दफा भी लगाना पड़ेगा, चौथी दफा भी लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा ना। ठीक है। ये तो चलो सिंगल लाइन है, इससे इसमें कोई सेंस नहीं बनती। अब लेट सपोज आपके पास ना एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ऑप्टेन मार्क्स के नाम से। किस नाम से? ठीक है। उसके अंदर मार्क्स रखे हुए 340। कितने रखे हुए? 340। मान लेते हैं ये STD1 के ऑप्टेन मार्क्स हैं। किसके? अब अगर मुझे STD1 की परसेंटेज निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? इंटीजर परसेंटेज का एक वेरिएबल बना लूंगा और एस टी डी वन को डिवाइड करूंगा किससे? टोटल मार्क्स से, 500 से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? इसको मैं ब्रैकेट में रख दूंगा ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 100 से। तो मुझे पहले बच्चे की परसेंटेज निकल आएगी। पहले बच्चे की परसेंटेज निकल आएगी और मैं उसे कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या कर दूंगा? प्रिंट कर दूंगा। ये मैंने रन किया तो आपके पास पहले बच्चे की परसेंटेज आ जाएगी, जो कि 0 आ रही है। खैर डेटा टाइप इसकी हमें देखनी पड़ेगी।
डबल कर देते हैं इसे। क्या फॉर्मूला यही होता है ना, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। मैथ उससे फर्क पड़ता है? रुक जाओ। एसटीडी 1 मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 500। चलो ऐसा करके देख लेते हैं। अब तो आ गई। सही है। ठीक है, तो 68% इसकी परसेंटेज आ रही है, लेकिन ये कितने बच्चों की निकली है? एक। अब आपको दूसरे बच्चे के निकालने के लिए इस कोड को रिपीट करना पड़ेगा। इस वेरिएबल का नाम आप क्या कर दोगे, एसटीडी टू कर दोगे, इसको भी क्या कर दोगे, एसटीडी टू, और इसको PR2 कर दो ताकि कोई मसला ना हो। अब देखो फॉर एग्जांपल 100 बच्चा है, तो ये कोड मुझे 100 दफा रिपीट करना पड़ेगा, जो कि एक लेंथ क्रिएट करेगा आपके पास आपके कोड में, और आपकी मेमोरी यूजेज भी ज्यादा होगी। तो ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और उसे मैं रीयूज नहीं कर पा रहा। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे कोड बार बार लिखना पड़ेगा। तो इस चीज का हल है फंक्शंस, यानी मेथड्स। क्या हल है? मेथड्स। मेथड्स क्या करते हैं, आपकी इन तीन लाइन ऑफ कोड को ऐसे डिजाइन करेंगे कि इन तीन लाइन ऑफ कोड को बार बार इस्तेमाल करने के लिए इन्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हें बस रीयूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जैसे कि ये फैन बना हुआ है, फंक्शनैलिटी बनी हुई है, यूज करना है खाली, बटन ऑन करना है, हवा आने लग जाएगी, नहीं यूज करना, बटन ऑफ करना है, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगा। ये आपको हर दफा फैन से हवा लेने के लिए आपको फैन को दोबारा दोबारा बनाना नहीं पड़ रहा। भाई रोजाना आंखों से देखने के लिए आपको दोबारा दोबारा आंखें बनानी तो नहीं पड़ती ना, या आपको मुंह से खाने के लिए मुंह बनाना पड़ता है? अल्लाह ताला ने आपको बनाकर दे दिया है। तो ये फंक्शनैलिटी है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है, जिसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, जितनी दफा चाहे हम रीयूज कर सकते हैं। ऐसा ही है। इसी तरह आपके पास फंक्शंस होते हैं। अब मेथड यानी फंक्शंस बनाने का तरीका क्या है आपके पास C# में? अगर मैं जावास्क्रिप्ट और PHP की बात करूं तो हम लिखते थे फंक्शन का कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम आता था, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट्स। यही होता था फंक्शन बनाने का सिंटेक्स है यार। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। क्लास के अंदर ही तो है हम, वो ऊप में पढ़ाऊंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना क्योंकि C# एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप का मतलब है, C# कहती है हर एक चीज जो इनपुट या आउटपुट जा रही है उसकी डेटा टाइप बताना पड़ेगी आपको। इसी तरह फंक्शन की भी डेटा टाइप बताना पड़ेगी, जिसे फंक्शन की रिटर्न टाइप कहा जाता है। अब रिटर्न अभी बताऊंगा क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए समझ लो ऐसा फंक्शन जो आपको बदले में कुछ भी नहीं देता। देखो फंक्शनैलिटी क्या है, आप फंक्शनैलिटी में कुछ इनपुट देते हो, वो उस चीज को प्रोसेस करती है और आपको आउटपुट। यही मशीन का भी केस है। फैन में इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देते हो, वो उसको प्रोसेस करता है और बदले में हवा देता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के इनपुट के हवा आएगी? नहीं आएगी। बिना भूख के खाओगे? खा सकते हो, लेकिन मिसाल है, भूख के बिना भूख के। ठीक है, भूख लगेगी तो खाना खाओगे। ठीक है, वो सिग्नल इनपुट जाएगा आपके ब्रेन के अंदर, तो आप खाना खाओगे। ठीक है। इसी तरह आपके पास जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, वो बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे, यानी आउटपुट मिलेगा कुछ बदले में या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है फंक्शन की रिटर्न टाइप पे। अब जो सिंटेक्स होता है C# में बनाने का, वो होता है सबसे पहले आती है रिटर्न टाइप। क्या आती है? रिटर्न टाइप आती है फंक्शन की। उसके बाद फंक्शन का नाम आता है, और राउंड ब्रैकेट्स, और फिर ब्लॉक ऑफ द फंक्शन आता है या ब्लॉक ऑफ द मेथड आता है। ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं सिर्फ फंक्शन से कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाह रहा हूँ या एक स्पेसिफिक काम कराना चाह रहा हूँ जो कि डायनेमिक नहीं होगा, स्टैटिक होगा, जो डायनेमिक नहीं होगा स्टैटिक होगा, या ऐसा फंक्शन जो इनपुट ले लेकिन बदले में कुछ वापस ना करे। भाई मैंने फॉर एग्जांपल 100 रुपए दे दिए, इसने मुझे बदले में कुछ चॉकलेट नहीं दी। इसने 100 रुपए तो रख लिए, लेकिन मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिला। मैंने इसको 100 रुपए दिए, बदले में इसने चॉकलेट दी, तो इनपुट किया, प्रोसेस किया, आउटपुट आ गया। इसी तरह जो फंक्शंस आपके पास इनपुट लेते हैं या इनपुट नहीं भी लेते, ठीक है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देते, तो उसकी रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होती है। वॉइड इज अ डेटा टाइप विच मीन्स नथिंग।
रिटर्न नथिंग। वॉइड मीन्स रिटर्न्स ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड हो, वो बदले में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, बदले में कुछ भी नहीं देता आपको आउटपुट। ठीक है। अब यहाँ पर वॉइड हमने रिटर्न टाइप रख दी, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स है, फंक्शन का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, किसी स्पेशल कैरेक्टर डॉलर वगैरह से स्टार्ट नहीं होगा, फंक्शन में स्पेस नहीं होता। ठीक है, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेलो या ग्रीट नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। किस नाम से बना दिया मैंने? ग्रीट नाम से। ठीक है, अगर आप स्पेस दोगे तो यहाँ पर आपके पास मसला आएगा। ठीक है, इसकी जगह पर आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? फंक्शन के नेम में किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं होता सिवाय अंडरस्कोर के। ठीक है, ये नेमिंग रूल्स हैं इसके। रूल्स। अच्छा, अब हमने बना दिया, हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप बता दी है। अभी थोड़ी देर में रिटर्न टाइप आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी, जब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद आ गया फंक्शन का नाम। ठीक है, फंक्शन मैं आसानी के लिए बोल रहा हूँ उसको मेथड कहेंगे, क्यों? क्योंकि किस में बन रहा है? क्लास में बन रहा है। क्लास का नाम क्या है? प्रोग्राम। ठीक है, यूप में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैंने मेथड बना दिया। ये कहलाते हैं पैरेंथेसिस। क्या कहलाते हैं? पैरेंथेसिस यूज किए जाते हैं फंक्शन में पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए, भी थोड़ी देर में अभी आपको पता चल जाएगा। और कर्ली ब्रैकेट्स कहलाते हैं ब्लॉक ऑफ द फंक्शन। ठीक है, मीन्स के ये फंक्शन क्या करेगा वो डिफाइन करेगा ये ब्लॉक। कौन डिफाइन करेगा? जो कुछ इस ब्लॉक में लिखा जाएगा वही इस फंक्शन की एबिलिटी या फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, अब लेट सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दो फैन नाम से। किस नाम से बना दिया? फैन। ठीक है, अब फंक्शनैलिटी बने होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके पास परफॉर्म भी करने लग जाएगी, यानी कि अपना आउटपुट भी देने लग जाएगी। फैन बना हुआ है, आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसे इंटेंशनली अभी तक हमने यूज नहीं किया है। तो जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, जब तक कि उसे इंटेंशनली यूज ना किया जाए। अच्छा, देखते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दिया हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया मैंने? हेलो वर्ल्ड। तो फैन फंक्शन क्या करेगा? प्रिंट करेगा क्या? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। आओ इसे रन करते हैं। क्या कुछ आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। मेथड बने होने का या फंक्शन बने होने का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि उसका आउटपुट आ जाएगा। फैन बना हुआ है, बना हुआ है ना, आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा, जब तक मैं इसे यूज नहीं करूंगा। ठीक है, फंक्शन को बनाने को प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन डिफाइन करना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन को क्रिएट करना। फंक्शन को क्रिएट करना है। लाइक फैन बना हुआ है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, जब तक मैं इसे यूज नहीं करूंगा। और यूज करने को फंक्शन को हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। क्या कहते हैं? फंक्शन कॉलिंग। जब तक बुलाओगे नहीं फंक्शन को तो फंक्शन चलेगा नहीं। अब फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे कि चल जाए? इसे ट्रिगर कैसे करूंगा? कैसे करेंगे? फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके आगे इनवोकेबल ब्रैकेट्स लगा देंगे, जिससे फंक्शन चल जाएगा। और हमेशा याद रखना फंक्शन बना हुआ है 24, 25, 26 और 27 लाइन के अंदर, लेकिन फंक्शन का कोड वहां एग्जीक्यूट होगा, उस लाइन पर एग्जीक्यूट होगा जहां फंक्शन कॉल कराया जाता है, यानी लाइन नंबर 30 पर। भले बना हुआ वो पहली लाइन पे, लेकिन जहां फंक्शन कॉल कराया जाएगा उसका कोड उसी लाइन पर एग्जीक्यूट होता है। 24th लाइन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, कहाँ होगा? 38, जहां फंक्शन को कॉल कराया जा रहा है। अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। अब मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जितनी दफा चाहूँ कॉल कर सकता हूं अपने फंक्शन को, और फंक्शन अपने काम को रिपीट करता जाएगा। ये रीयूजेबिलिटी हो गई। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है हेलो वर्ल्ड, और उसको रीयूज भी कर पा रहा हूँ विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। दोबारा कोड लिखने की जरूरत, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ये छोटी सी मिसाल है, जब आपके पास बहुत बड़ी कोई स्टेटमेंट ऑफ लाइन होगी तो उसको आप रिपीट करोगे तो उसमें आप फ्रस्ट्रेट होगे। वहां पर आप बस एक लाइन से कॉल करके उसको रीयूज कर सकते हो जितनी बार चाहो। अब देखो कितनी बार फैन को कॉल किया? 4 बार। 4 बार कॉल किया तो हेलो वर्ल्ड भी कितनी बार आएगा? 4 बार। कोड रीयूज हो गया। इसमें किसी का कोई सवाल? ठीक है, ये अच्छा, ये जो फंक्शन हमने बनाया ना, ये जो फंक्शन हमने बनाया है इसको हम कहते हैं नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। क्या कहते हैं? नॉन पैरामीटराइज फंक्शन हमेशा स्टैटिक होते हैं, या स्टैटिक से मुराद है हमेशा सेम आउटपुट देते हैं आपको।
क्या देते हैं? जब भी कॉल कराया जाएगा क्या आउटपुट देगा? सेम आउटपुट देगा, कभी भी अलग आउटपुट नहीं आएगा। फैन को 4 बार कॉल किया, क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर इसको कर देते हैं कमेंट, और अब चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल की तरफ। मान लेते हैं मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ void प्रिंट नेम नाम से। किस नाम से? प्रिंट नेम नाम से। ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब ये प्रिंट नेम क्या करेगा? ये प्रिंट नेम जो है ना, प्रिंट करेगा नाम तैयब। क्या प्रिंट करेगा? क्या आउटपुट आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा हुसैन? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं किया। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगा देंगे और टर्मिनेटर, तो हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब देखो क्या प्रिंट हो रहा है? तैयब प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है? तैयब। अब देखो प्रिंट नेम को मैं कितनी बारी कॉल करूं हमेशा क्या आएगा? अब मैं कहता हूं कि हर दफा जब प्रिंट नेम कॉल हो, तो कॉल होते हुए वो मुझसे मेरी मर्जी का नाम पूछे और वही नाम प्रिंट करे। ये कहलाएगा डायनेमिक फंक्शन। यानी कि हर दफा जिसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है विद द सेम फंक्शन, विद द सेम कोड। ये क्या कहलाता है? अब फॉर एग्जांपल अगर डायनेमिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट ना हो, तो अब मुझे ओएस प्रिंट करने के लिए अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। नहीं, वो एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है। तो अब हम करेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं पैरामीटराइज फंक्शंस। क्या कहते हैं? जो डायनेमिक होते हैं। क्या होते हैं? डायनेमिक, यानी कि हर दफा आपको आपकी मर्जी का आउटपुट देते हैं, यानी आपसे आपकी वैल्यू पूछ लेते हैं कि भाई इसकी जो नीड है। अब पैरामीटराइज से निकलता है एक वर्ड जिसे कहते हैं पैरामीटर्स। व्हाट आर पैरामीटर्स? सही है। अच्छा, मैंने अभी आपको कहा था कि जब मैं कॉल करूं ना, मैं कॉल करते हुए इधर जो भी नाम दूं, वो नाम कंसोल डॉट राइट लाइन हो जाए। क्या हो जाए? अब वो जब होगा ना, जब ये अली नाम इसको मिलेगा, और फिर वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी क्या प्रिंट हो रहा है? तैयब प्रिंट हो रहा है। अब कुछ ऐसा करना है कि अली नाम इसको मिल जाए और ये अपने पास स्टोर कर ले। स्टोर के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल्स। पैरामीटर्स आपके पास आपके फंक्शन के टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। और ये बात समझने के लिए, किसी इंटरव्यू में मत कह देना टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। कहोगे उनको क्या? पैरामीटर्स लगेंगे, वो आपको क्या नाम है, वेरिएबल्स, ये भी बता दो। फंक्शन के टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के कॉल करते हुए जो वैल्यूज दी जाती है उन्हें स्टोर करते हैं, या जो फंक्शन की नीड, जरूरियात होती है, जरूरत वाली वैल्यूज होती है, उन्हें स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब इस फंक्शन की एक ही नीड है और वो है नाम, और वो हर दफा क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो इसकी क्या ये जरूरत है? ये क्या है? जरूरत है। तो इसके कितने पैरामीटर्स बनेंगे? एक। अब पैरामीटर्स यानी जो फंक्शन के टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं, जो पैरामीटर्स की वैल्यूज को स्टोर करते हैं, वो हम बनाते हैं इधर। वरना नॉर्मल वेरिएबल तो हम कहीं भी बना सकते हैं ना, लेकिन पैरामीटर हमेशा फंक्शन के पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट में बनता है, जब इसे पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरामीटर्स को स्टोर करने वाले ब्रैकेट्स। ठीक है। हाँ, नहीं कर सकते। और जो फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम बाहर यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं। अब हमें एक पैरामीटर बनाना है, एक वेरिएबल बनाना है जो नाम स्टोर करेगा, और नाम किस डेटा टाइप का होगा? स्ट्रिंग होगा। तो वेरिएबल भी किस टाइप का बनेगा? देखो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना दूं नेम नाम से। ठीक है। लेकिन इसकी डेटा टाइप भी मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि सी शार्प इज अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैं इसको डेटा टाइप बताऊंगा कि एक पैरामीटर बना रहा हूँ भाई, किस नाम से? मैं नेम नाम से। ठीक है। जो कि इसकी जरूरत है, पैरामीटर यानी जरूरत फंक्शन की। अब जब आपने अली दिया है ना कॉल करते हुए, तो ये अली रिस्पेक्टिवली चला जाएगा, यहां स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। कहाँ स्टोर हो जाएगा? इस वेरिएबल में। और इस वेरिएबल को मैं इस फंक्शन के ब्लॉक में यूटिलाइज कर सकता हूं। तो अब मैं तैयब नहीं प्रिंट करूंगा, अब मैं प्रिंट करूंगा नेम को। किसे प्रिंट करूंगा? नेम को। अब जब भी मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, तो आपके पास होगा क्या? आपके पास ये जो अली आपने कॉल करते हुए नाम दिया, ये चला जाएगा और स्टोर हो जाएगा कहाँ पर? नेम में। और जब ये वैल्यू अंदर आएगी तो ये क्या हो रही है? प्रिंट हो रही है। तो आपके पास अली नाम प्रिंट हो जाएगा। अब जब आप अगली दफा कॉल करोगे, आपने प्रिंट नेम्स को एक दफा और कॉल किया, और यहाँ पर आपने नाम दे दिया शयान। क्या नाम दे दिया? शयान। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो शयान जाके स्टोर हो जाएगा नेम में, और जब नेम अंदर आएगा तो क्या हो रहा है? वो प्रिंट हो रहा है। तो हर दफा दोनों दोनों कॉल्स पे अलग अलग नाम
प्रिंट होंगे। तो आपने एक ही फंक्शन से देखो डायनेमिक वैल्यूज निकाल ली, यानी अलग अलग आउटपुट निकाल रहे हो। आते हैं, उस पे भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपके पास पहले क्या प्रिंट हुआ, अली और फिर फैन। तो ये कहलाते हैं पैरामीटराइज फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो हमेशा कॉल होने पर अपनी नीड्स यानी अपने इनपुट्स को आपसे पूछते हैं, आपसे इनपुट लेते हैं और उसके मुताबिक आउटपुट जनरेट करते हैं। ऐसे फंक्शंस पैरामीटराइज यानी डायनेमिक फंक्शंस कहलाते हैं। किसी का कोई सवाल? ठीक है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल और है आसान सी। यहाँ देखो, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐड नाम से। किस नाम से? ठीक है। अब इसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन होगा 2 + 2। क्या प्रिंट कर रहा हूँ? 2 + 2। अब ऐड को चलाते हैं। क्या करा मैंने? ऐड को एग्जीक्यूट किया। शैन क्या आएगा स्क्रीन पे? क्या आएगा? 4 आएगा सर। क्या गया? 4 आ गया। अच्छा शैन, इसी को मैंने 10-12 बार चला दिया, अब भी क्या आएगा? ऐसा एडिशन का फंक्शन किसी काम का है जो सिर्फ 4 ही दे, प्लस करके दे रहा है? भाई मैं अपनी मर्जी के नंबर बताऊं उसे दो, वो प्लस करके देना। ऐसा फंक्शन मेरे लिए काम का भी होगा। अब मुझे अगर 6 + 6 करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन बनाऊंगा क्या? नहीं। इसी को क्या कर देंगे, डायनेमिक, और एक फंक्शन को डायनेमिक करने के लिए उसमें हम क्या क्रिएट कर देते हैं? पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स हमेशा उन वैल्यूज के क्रिएट होते हैं जो आपके फंक्शन में चेंज होंगी हर दफा। क्या होंगी? यानी कि 2 और 2 प्लस चेंज होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन चेंज होगा, हर दफा ये दोनों नंबर्स चेंज होंगे। तो इस एडिशन फंक्शन के कितने पैरामीटर्स होंगे? 2, नंबर 1 और नंबर 2। अब आप उनका नाम कुछ भी रख दो। और इनकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। आपने इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर बनाया जिसका नाम आपने रख दिया नंबर। ठीक है, एक पैरामीटर को दूसरे से सेपरेट करने के लिए बीच में लगता है कॉमा। आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हो। और यहाँ आ गया इंटीजर नंबर 2। कितने पैरामीटर्स होगा? नंबर और num2। अब 2 + 2 करेंगे क्या? फिर क्या करेंगे? num1 और num2। अब वो कुछ भी हो सकते हैं भाई, अब वो कुछ भी हो सकता है। और वो कब दिए जाएंगे? जब कॉल करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं यार राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा ना, तो आपसे देखो इंटीजर नंबर 1 और नंबर 2 मांग रहा है। पहले क्या मांग रहा है? नंबर 1 मैंने कहा 10 दे दो, फिर कॉमा नंबर 2 मैंने कहा 5 दे दो। अब होगा क्या, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 10 रिस्पेक्टिवली जाके स्टोर हो जाएगा num1 पैरामीटर में, और 5 स्टोर हो जाएगा num2 पैरामीटर में। और जब दोनों वैल्यूज अंदर आएंगी तो दोनों क्या हो रही हैं? प्लस हो रही हैं। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? 15। और वो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आपका सिनेरियो चल रहा होगा। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो अब आपके पास क्या प्रिंट होगा? 15 प्रिंट होगा। और अगर मैं एक दफा और कॉल लगाऊं, और कॉल लगाते हुए मैं 20, 30 दे दूं, तो अब क्या प्रिंट होगा? अब क्या प्रिंट होगा? 50 प्रिंट होगा। तो एक ही फंक्शन से आपने डायनेमिक आउटपुट जनरेट कर लिया। क्लियर है ना? ऑपरेटर इज अ सिंबल। अब ऑपरेटर की डेटा टाइप क्या रखोगे? सही है। हाँ, यहाँ पर ये कर सकते हो कि ऑपरेटर को एज ए स्ट्रिंग इनपुट लो। ठीक है, और उसके ऊपर पे स्विच केस या इफ लगा दो कि इफ ऑपरेटर अगर स्ट्रिंग प्लस आए तो प्लस कर देना, माइनस कर देना, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैं पहले जावास्क्रिप्ट में ट्राई कर चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बात सबको समझ आ गई? यूजर से तो ये मल्टीपल वैल्यूज तो है, रीड लाइन में लगा दो। हाँ लगा दो। ये देखो भाई, अयान कह रहा है सर अगर मैं जो दोनों नंबर है वो कंसोल में डायरेक्ट इनपुट लूं, ऐसा ही है। तो उसके लिए पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रीड लाइन स्ट्रिंग में देता है। तो उसके लिए मैंने कन्वर्ट की क्लास बताई थी, कन्वर्ट डॉट इंटीजर 32 कंसोल डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन ये आपके पास इनपुट आ जाएगा। ठीक है, और इससे पहले मैं कंसोल डॉट राइट करूंगा एक लाइन जिसे मैं कहूंगा एंटर, एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये आ गया। इसी को करेंगे डुप्लीकेट। ठीक है, और यहाँ एंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ से जो पहला नंबर आ रहा है इसे मैं स्टोर कर दूंगा नंबर 1 नाम के वेरिएबल में। किस नाम से? और इधर से जो आपके पास दूसरा नंबर आ रहा है उसे मैं नंबर 2 नाम के वेरिएबल में इनपुट ले लूंगा। ठीक है, 2 नंबर आ गए। पहले मैसेज चलेगा इंटर फर्स्ट नंबर, रीड लाइन से इनपुट लेंगे और किस में रख दिया? नंबर 1 में। फिर मैसेज चलेगा सेकंड नंबर का, और रीड लाइन से इनपुट लिया और किस में रख दिया? नंबर 2 में। तो टेक्निकली इनपुट की जो वैल्यूज है नंबर और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 में आ रही है। किस में आ रही है?
नंबर वन और नंबर टू में। अब ऐड को कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते हैं ऐड को? पहले अपनी मर्जी का नंबर दे रहा था, पहले अपनी मर्जी का नंबर दे रहा था, अब इनपुट वाला देना है। इनपुट वाला नंबर किस में आ रहा है? नंबर वन में। तो यहाँ सीधा सीधा वेरिएबल पास कर दूंगा, ये वाला कॉमा नंबर टू। अब जो भी इनपुट में आएगा वो नंबर वन में आ जाएगा, ये नंबर वन जाके नंबर वन में स्टोर हो जाएगा, नंबर टू जाके नंबर टू में स्टोर हो जाएगा, और दोनों प्लस होकर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आओ चेक करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है? एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 20 और 65, तो आपके पास 85 आंसर आ गया। ठीक है, आते आते हैं। पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दो रिटर्न वगैरह तक, उस पे भी आ जाएंगे ग्रेड परसेंटेज, क्योंकि उसमें रिटर्न वैल्यू निकालनी होगी ना फिर। हाँ, नहीं कर सकते ना। ठीक है, करते हैं, वो भी करते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैं फिलहाल के लिए कर रहा हूँ कमेंट। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाते हैं। अच्छा देखो, अगर मैं ऐड को कॉल करते हुए कोई भी वैल्यू नहीं देता। अच्छा, एक चीज यहाँ मैं रह गई है कि यहाँ जो आप वैल्यू दे रहे हो, ये इस पैरामीटर की वैल्यू होगी ना? इसकी वैल्यू होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ 2,2 देता हूँ तो ये इन पैरामीटर्स की वैल्यूज है। जो पैरामीटर्स की वैल्यूज आप कॉल करते हुए देते हो, इन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स की वैल्यूज को क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। तो टू इज एन आर्ग्यूमेंट एंड अनदर टू इज आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐड को कॉल करते हुए आर्ग्यूमेंट ना दूं तो वो आपको कहेगा देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर नंबर। अब वो कह रहा है भाई, बनाने वाले ने जब फंक्शन बनाया तो उसने दो नीड्स उसकी सेट करी थी, आपने एक भी उसकी प्रोवाइड नीड नहीं करी है, उसकी वैल्यू आपने एक भी नहीं दी है। अब क्या करें? अब फॉर एग्जाम्पल तुम चाहते हो कि भाई जो पैरामीटर्स की वैल्यूज है वो ऑप्शनल बन जाए। क्या बन जाए? अगर कोई दे तो ठीक है, नहीं दे तो जीरो। नहीं दे तो जीरो, लेकिन ये तो चलने नहीं देगा, एरर आ रहा है, क्योंकि कंपाइल्ड लैंग्वेज है ना, एग्जीक्यूट होगी नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? अब यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शंस का। किसका? डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शंस का। ठीक है। ऐसे फंक्शन जिसके पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो कि अगर पैरामीटर की वैल्यू ना दी जाए, यानी उसका आर्ग्यूमेंट पास ना किया जाए, तो उसकी जगह एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट होनी चाहिए, जिससे कॉल पे अगर कोई वैल्यू नहीं देता तो उससे कोई एरर जनरेट ना हो। अब देखो यहाँ एरर आ रहे हैं ना, मैं नहीं देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ अगर ना दूं तो जीरो आ जाए, दे दूं तो वो प्लस हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? जब पैरामीटर आपने बनाया तो वहीं पर आप उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट दे दोगे। ये डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन होगा। अगर वैल्यू दी जाएगी ऐड को कॉल करते हुए तो वो मानी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो जीरो। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ किया 3,3। क्या करा? 3,3, तो आपके पास क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर जीरो माना? जीरो माना नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉल करते हुए नहीं देता तो अब क्या माना जाएगा? जीरो और जीरो, नम 1 और नम 2 की वैल्यू जीरो मानी जाएगी। कम से कम एरर जनरेट नहीं होगा। तो यह एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप क्या देते हो? अपने पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यू देते हो। ठीक है, अगर स्ट्रिंग है तो नल दे रहे होते हैं, अगर इंटीजर है तो जीरो दे रहे होते हैं, डबल है तो जीरो दे रहे होते हैं। जैसे कि हाँ, वो तो इनपुट में होगा ना। वो फिर तुम चेक करोगे, अगर तुम इनपुट में रीड लाइन के अंदर वैल्यू नल आ रही है तो तुम उसको मैसेज दिखा दोगे, आगे बढ़ने नहीं दोगे, इफ की कंडीशन से चेक करोगे। वैसे सिर्फ वैल्यू सेट कर सकते हो, कोई मैसेज नहीं दिखा सकते तुम डिफॉल्ट पैरामीटर के बेस। ठीक है। हाँ, इसके अंदर कर सकते हो कि भाई अगर इफ आपके पास नंबर और नम टू जीरो है। ठीक है, आओ चालू करते हैं। इफ नम वन और नम वन क्या है? अगर जीरो है, एंड या फिर और लगाएंगे, कोई एक भी हो तब भी और दोनों हो तब भी। ठीक है, नम टू अगर क्या है? जीरो है, तो आप मैसेज दिखाना चाहते हो क्या? जो भी है एरर, तुम अपना मैसेज दिखा लेना। मैंने एरर शो करवा दिया। क्या शो करवा दिया? एरर। और अगर वो दे, यानी कि अगर जीरो नहीं है, दोनों में से एक भी वैल्यू, तो कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या करोगे? नम वन और नम टू को प्लस करा दोगे। क्या कर दोगे? प्लस करा दोगे। ठीक है, आओ चेक करते हैं। ठीक है, अभी हमने नहीं दिए तो क्या आना चाहिए? एरर। क्या आ गया? एरर। और अगर मैं दे दूं, जैसे मैं यहाँ दे दूं 2,2, अब एरर नहीं आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 4 आ गया। तो वैसे कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह की लॉजिक तुम क्रिएट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारी थिंकिंग पे। डन है? ये बात सबको समझ आ गई है?
ठीक है, मेथड समझ आए। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपनी मेन चीज की तरफ। अब पढ़ रहे हैं हम लोग रिटर्न फंक्शंस। क्या पढ़ रहे हैं? रिटर्न फंक्शंस पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, फिर बार बार कह रहा हूँ फंक्शंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेथड्स। आसानी के लिए फंक्शंस कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे आपको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, void नाम से, और वो क्या करेगा? लेट सपोर्ट सबट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? सबट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और किसे सबट्रैक्ट करेगा भाई? आपके पास दो पैरामीटर लेगा। कितने पैरामीटर लेगा? num1 और इंटीजर num2, और दोनों को क्या कर देगा? num1 प्लस, सॉरी, माइनस num2। ठीक है, जब हम इसे चलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 माइनस होंगे तो क्या आएगा? -1। -1 आएगा। 1 - 2 क्या होगा? साइन ऑफ अ बिगर नंबर लगता है। ठीक है। अच्छा, देखो ये फंक्शन जो है ना, आपसे इनपुट लेकर डायरेक्टली आउटपुट क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। अब ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट होंगे जो कि एआन समझ चुका है ग्रेड और परसेंटेज के बिहाफ पर, कि जहां पर कोई फंक्शन अगर कोई वैल्यू इवेल्युएट कर रहा है, जैसे फंक्शन इवेल्युएशन क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है दो नंबर्स को, और फिर प्लस करने के बाद वो डायरेक्टली आउटपुट को प्रिंट कर रहा है, तो यानी कि उसकी यूजेज खत्म हो गई। उसकी यूजेज क्या हो गई? खत्म। लेकिन अगर मैं अहमद कहता हूं कि मुझे दो नंबर प्लस करने के बाद फंक्शन के बाहर उस पर्टिकुलर आउटपुट को और ज्यादा यूटिलाइज करना है, उसके ऊपर और कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, तब क्या करूंगा? अच्छा देखो, यहां पर क्या करते हैं? यहां पर हम बनाते हैं नम वन माइनस num2। ठीक है, और इसे मैं एक वेरिएबल में रख देता हूं जिसे मैं रिजल्ट कह देता हूं। क्या कह दिया मैंने? रिजल्ट। इज इट ओके? कोई मसला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। कैसे प्रिंट कर रहा हूँ मैं? रिजल्ट को। तो अब यहाँ पर क्या एरर आ रहा है? द नेम रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। याद रहे, पहले भी बता चुका हूं कि जो पैरामीटर्स या जो स्कोप होता है आपके पास फंक्शन का, उसके अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं वो इस स्कोप से बाहर यूज नहीं किए जा सकते। अब मुझे रिजल्ट इसलिए बाहर चाहिए था क्योंकि मुझे इसमें मल्टीप्लाइड बाय 3 करना था। वो मैं फंक्शन में नहीं करना चाहता, वो मैं फंक्शन के बाहर यूटिलाइज करना चाहता हूँ। इसी तरह एक सिनेरियो है कि आपके पास एक फंक्शन है जो आपसे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट लेगा और आपको ऑब्टेन मार्क्स दे देगा, यानी सारे सब्जेक्ट के मार्क्स प्लस करके दे देगा। क्या करेगा? सारे सब्जेक्ट के मार्क्स प्लस करके दे देगा। इसके अलावा आपने एक फंक्शन और बनाया हुआ है परसेंटेज के नाम से। वो क्या करता है? ऑब्टेन मार्क्स इनपुट लेता है और आपको परसेंटेज इवेलुएट करके देता है। अब जब तक ऑब्टेन मार्क्स वाले फंक्शन की से वैल्यू उस फंक्शन से बाहर नहीं आएगी तो परसेंटेज में कैसे पास करोगे? बात समझ आ रही है? अगर मेरे पास यहाँ एक सिनेरियो क्रिएट कर ही लेता हूँ, ठीक है, वैसे सिंपल कराना चाह रहा था मैं, चलो। यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, किस नाम से? ऑब्टेन मार्क्स के नाम से। किस नाम से? ठीक है, ये ऑब्टेन मार्क्स क्या करता है? आपके पास वो बहुत सारे नंबर लेगा और जो है ना आपके पास प्लस करेगा, जैसे 2 + 2 + 2। एक एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ। ठीक है, 5 मार्क्स उसने क्या किए? प्लस करे। ठीक है, और उसे एक वेरिएबल में रख देंगे। किस में रख दिया मैंने? ओबीटी नाम के वेरिएबल में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंक्शन है परसेंटेज नाम से। ठीक है, और वो क्या लेता है? वो ऑब्टेन मार्क्स को एज अ पैरामीटर रिसीव करता है। क्या करता है? एज अ पैरामीटर रिसीव करता है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है। अच्छा, पर एज अ पैरामीटर रिसीव करने के बाद वो क्या करता है? ऑब्टेन मार्क्स के अंदर डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 500 जो भी है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, ये करता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ओबीटी की वैल्यू इस फंक्शन के स्कोप से बाहर आएगी नहीं तो इसके पैरामीटर में कैसे जाएगी? सवाल है। एक फंक्शन से वैल्यू निकाली, मोर यूटिलाइज करनी है आगे, निकालना भी जरूरी है। अब परसेंटेज को तुम ऑब्टेन मार्क्स के फंक्शन के अंदर थोड़ी निकालोगे, उसके लिए तुमने एक सेपरेट फंक्शन बना के रखा हुआ है। ये इस सिनेरियो के अंदर हम करते हैं, हम फंक्शन से वैल्यू प्रिंट नहीं करवाते, उससे बदले में वापस लेते हैं। वो जो आउटपुट है उससे क्या लेते हैं बदले में? बाहर वापस लेते हैं, स्कोप के बाहर वापस लिया जाता है। अब ये कैसे होता है? अब इसको थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ कमेंट, और ऊपर वाले पे वापस आ जाता है। अब ये सिनेरियो देखो, ये सिमिलर सिनेरियो आपके पास क्रिएट हो रहा है
कि सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू जो है वो मैंने रिजल्ट में रख दी है, और ये वैल्यू जो है मुझे इस फंक्शन के बाहर चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे मल्टीप्लाइड बाय 3 करना था आगे, यानी कि वैल्यू को और ज्यादा यूटिलाइज करना है, उसमें और मजीद कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, लेकिन ये वैल्यू तो बाहर आ ही नहीं रही। ठीक है, फंक्शन से बदले में वैल्यू लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, वैल्यू को रिटर्न करवाना। बदले को क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई तुम्हें गिफ्ट देता है तो तुम बदले में गिफ्ट देते हो, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। क्या करते हो? रिटर्न गिफ्ट देते हो। ठीक है, इसी तरह कि भाई कोई तुम्हें रिटर्न में कोई चीज वापस कर दे, उसे वो यूज ना करे, प्रिंट ना करे, फंक्शन वैल्यू को प्रिंट ना करे, आपको बदले में क्या कर दे? वापस कर दे, ताकि आप उस वैल्यू को आगे फर्दर और यूटिलाइज कर सको, तो उस वैल्यू को कभी प्रिंट नहीं करोगे, फंक्शन में क्या करोगे? रिटर्न करोगे। और हमेशा एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न हो सकती है फंक्शन से, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं हो सकती। देखो करके देखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ से हटा देते हैं। रिटर्न करने के लिए आप लिखते हो रिटर्न का कीवर्ड, क्या लिखते हो? बदले में क्या चाहिए आपको? फॉर एग्जांपल आपने बोला बदले में मुझे नम 1 चाहिए तुमसे, क्या चाहिए? नम 1 चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, नम 2 करूंगा तो एरर आएगा कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू आउटपुट ले सकते हो मुझसे, यानी बदले में वापस ले सकते हो रिटर्न में। ठीक है। अच्छा नंबर के, अच्छा नंबर के ऊपर भी एरर दे रहा है रिटर्न। अच्छा क्या कह रहा है देखो, क्या कह रहा है? सिंस सब्ट्रैक्ट रिटर्न्स वॉइड, अ रिटर्न कीवर्ड मस्ट नॉट बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन। अब यहां आपको समझना है जो ये वॉइड का किस्सा है। अभी तक जो हम फंक्शंस बना रहे थे वो कुछ भी रिटर्न, वो डायरेक्ट वैल्यू को यूटिलाइज या प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, यानी कि कुछ भी रिटर्न बदले में नहीं कर रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऐसा फंक्शन जो आपको बदले में रिटर्न में कुछ देता है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो वैल्यू वो रिटर्न में दे रहा है उसकी डेटा टाइप क्या है। नंबर की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। जो फंक्शन रिटर्न में जो डेटा आपको दे रहा है या वैल्यू दे रहा है, उसकी जो डेटा टाइप होगी वैल्यू की, वही उस फंक्शन की रिटर्न टाइप होनी चाहिए। वही उस फंक्शन की रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब बदले में दी हुई वैल्यू की डेटा टाइप, वो फंक्शन की रिटर्न टाइप कहलाती है। वॉइड इसलिए लिख रहे थे क्योंकि वो फंक्शंस कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप रिटर्न कर रहे हो, और क्या रिटर्न कर रहे हो? एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंटीजर। तो अब फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगी, क्या होगी? इंटीजर होगी। आयान समझे? ठीक है, जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है, बस इस वैल्यू को देखना है जो रिटर्न के साथ लिखी हुई है। जो वैल्यू फंक्शन बदले में आपको रिटर्न कर रहा है, उसकी जो डेटा टाइप है वही उस फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी। लेट सपोज अगर मैं यहां पर रिटर्न कर दूं एक स्ट्रिंग यानी तैयब, अब यहां एरर आने लग जाएगा कि भाई आप तैयब रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिटर्न टाइप क्या रखी हुई है? स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं इसकी रिटर्न टाइप क्या कर दूं? स्ट्रिंग, तो अब एरर चला जाएगा। ये कहलाती है टाइप सेफ्टी या स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। ठीक है, तैयब रिटर्न हो रहा है, तैयब की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, वही उस इस फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी। क्या होगी? रिटर्न टाइप होगी। बात समझ आ गई है सबको? बात समझ आ गई? और अगर कुछ रिटर्न नहीं हो रहा तो क्या होगी? वॉइड। वॉइड मींस रिटर्न्स नथिंग। सीधा सीधा जिस फंक्शन में रिटर्न नहीं लगा हुआ उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? वॉइड होगी। जहां रिटर्न आ गया वहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपने बहुत याद रखना है, जहन में रखना है इसको। ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं, मैंने कहा रिटर्न क्या करो भाई, आप बदले में मुझे दो नंबर और नम टू का सम। बदले में क्या दो? नंबर और नम टू का सम दे दो। अब क्या आ रहा है यार? नहीं, दो वैल्यू नहीं, सिंगल वैल्यू बनेगी, सम होके एक ही वैल्यू बनेगी। हाँ भाई, नंबर और नम टू क्या है? इंटीजर है, जब प्लस होंगे तब भी क्या बनेगा? इंटीजर। रिटर्न टाइप क्या लिखी हुई है? स्ट्रिंग। क्या होगी यहाँ पर? इंटीजर। बात समझ आ रही? इसका ख्याल रखना है, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो कुछ प्रिंट होगा? नहीं, क्योंकि कंसोल डॉट राइट लाइन तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा सर, बदले में दिया कहाँ जाएगा? सवाल ये आता है, बदले में दिया कहाँ जाएगा, किस लाइन पर दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कैसे पता चलेगा मेरी जो 1 और 2 को प्लस होने के बाद 3 वैल्यू बनी है? नहीं सॉरी, मैंने प्लस कर दिया यहाँ, चलो माइनस कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास 1 - 2 होने के बाद जो -1 वैल्यू बनी है, वो मुझे कौन सी लाइन पर या कहाँ मिलेगी फंक्शन के बाहर? ये सवाल है। फंक्शन के बाहर कहाँ मिलेगी, कैसे निकालूंगा? ठीक है, हमेशा याद रखो जब भी एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो वैल्यू उसकी कॉल को बदले में वापस दे दी जाती है। किसको दे दी जाती है वापस? उसी की कॉल को, जहां से वो फंक्शन कॉल कराया गया था, उसी कॉल को वो वैल्यू आउटपुट में रिटर्न कर दी जाती है। देखो,
बदल देखो, जो चीज इनपुट, फॉर एग्जांपल मैं अगर ओवेस को इनपुट देता हूं तो ओवेस मुझे बदले में चीज वापस देगा। ठीक है। इसी तरह ये कॉल इन दोनों नंबर्स को एज ए इनपुट दे रही है इस फंक्शन को। तो ये जो फंक्शन है बदले में वैल्यू किसे देगा? वापस किसको करेगा? जहां से वो वैल्यूज आएंगे, जहां से इनपुट आ रहा है वहीं पे आउटपुट जाएगा, वहीं पर बदले में वापस दे दी जाएंगी। अब यहां पर आपने जब भी देखना है रिटर्न वैल्यू को तो ऐसे देखना है कि नम वन माइनस नम टू क्या हो गया? माइनस वन ओवर रिटर्न किसको हो गया वापस से? कॉल को रिटर्न हो गया। इसी लाइन पर 71वीं लाइन पर रिटर्न हुआ है, इसका मतलब यहाँ सीधा सीधा माइनस वन लिखा हुआ है। आप उस पूरी चीज को माइनस वन भी समझ सकते हो। अच्छा, यकीन नहीं आता? आओ देखो, कंट्रोल एक्स किया, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दिया ऐसे। अगर यहाँ पर ये चीज वापस आ रही है तो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर माइनस वन आ जाना चाहिए। आओ चेक करते हैं। देखो, प्रूफ हो गया, कॉल को वापस मिल रही है वैल्यू। कॉल को प्रिंट किया तो उसके पास से वैल्यू वापस आ गई माइनस वन। बात समझ आ रही है? तो रिटर्न जब भी फंक्शन से की जाती है वैल्यू, तो वो किसको मिलती है बदले में वापस? उसी की कॉल को वापस कर दी जाती है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल तुम प्रिंट नहीं करना चाह रहे, इसमें आप फर्दर यूटिलाइज करोगे। अब यहां से माइनस वन मिलेगा, इसे एक वेरिएबल में निकाल लो रिजल्ट नाम से। बात समझ आई? रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में निकाल लिया। ठीक है। और यहाँ मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन किया, मैंने कहा रिजल्ट में मुझे क्या करना था? मल्टीप्लाइड बाय थ्री करना था। माइनस की वैल्यू थ्री से मल्टीप्लाई होगी, माइनस थ्री। क्या आ गया? माइनस थ्री। तो देखो, मैंने एक फंक्शन के आउटपुट को उससे बाहर यानी रिटर्न में वापस लिया और उसे फर्दर आगे यूटिलाइज भी किया, यानी मल्टीप्लाइड बाय थ्री भी किया उसके ऊपर। क्योंकि फंक्शन से तो माइनस वन निकला था ना, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? माइनस थ्री, क्योंकि उसे आगे फर्दर यूटिलाइज किया। ठीक है। फिर सुनो, आपके पास जब आपने कॉल करा तो आपने कॉल करते हुए क्या दिया? वन और टू। हमेशा याद रखो, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल में सबसे पहले कॉल चलती है। सबसे पहले क्या चलती है? सबसे पहले कॉल चलेगी। कॉल में क्या है? वन और टू एज आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। वन जाके स्टोर हो गया कहां पर? नम वन में, और टू स्टोर हो गया नम टू के अंदर। ये दोनों वैल्यूज अंदर आई, दोनों क्या हो रही हैं? माइनस हो रही हैं। दोनों में क्या था? वन और टू, क्या वैल्यू बनी? माइनस वन। रिटर्न हो रही है। इस फंक्शन ने क्या किया? इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया, किसको? इसको। सब्ट्रैक्ट को वापस दे दिया। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली अब क्या लिखा हुआ है? बाहर आ गई वैल्यू। इस वैल्यू को आपने स्टोर कर लिया किसमें? रिजल्ट में। और फिर क्या कर लिया? उसे मल्टीप्लाइड बाय थ्री करके प्रिंट करा दिया। ठीक है। तो ये बात समझ आई? किसी का इसमें कोई सवाल? अच्छा, अब वो अयान वाली मिसाल करते हैं कि हमारे पास अगर ऑब्टेन मार्क्स होते और उसको बाहर निकाल के फिर मुझे आगे परसेंटेज भी निकालनी है तो मैं कैसे करता? ठीक है। अच्छा, अब चेक करते हैं मैं ये कैसे करूंगा। यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं। फिलहाल उसकी रिटर्न टाइप मैं क्या कर रहा हूँ? वॉइड। क्योंकि रिटर्न टाइप कब डिसाइड होगी? जब कुछ रिटर्न होगा, उसकी डेटा टाइप देख के ही डिसाइड होगी रिटर्न टाइप। तो फिलहाल के लिए क्या रख रहा हूँ? वॉइड। एक फंक्शन है मेरे पास, फैन ऑब्टेन मार्क्स है। अब ऑब्टेन मार्क्स, मार्क्स इनपुट लेगा। कितने? एटलीस्ट पांच। एटलीस्ट पांच। इंटीजर इंग्लिश, इंटीजर मैथ्स, और बोलो इंटीजर उर्दू, और इंटीजर फिजिक्स, और इंटीजर केमिस्ट्री। ठीक है। अब यहां पर मैंने पांच पैरामीटर्स इसके क्रिएट कर दिए। यहां पर इसका स्कोप बनाते हैं और नीचे आ जाते हैं। स्कोप बनाने के बाद नीचे आए। अब देखो क्या करना है? इंग्लिश को प्लस करना है किससे? मैथ से। फिर प्लस करना है किससे? उर्दू से। फिर प्लस करना है किससे? फिजिक्स से। फिर प्लस करना है किससे? केमिस्ट्री से। ठीक है, ये हुआ। और ये तमाम आउटपुट क्या हो जाना चाहिए? बदले में रिटर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि इस कोई वैल्यू को मुझे बाहर चाहिए। अगर आपको फर्दर इस वैल्यू को यूटिलाइज नहीं करना तो आप यहाँ पर भी चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, लेकिन अच्छा होता है रिटर्न करना, जिससे डायरेक्टली वैल्यू यूज नहीं होती। ठीक है। रिटर्न किया किसको? इसके पूरे सम को। अब मुझे याद है, बताओ कि जब सारे प्लस होंगे तो प्लस होने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। तो इसकी रिटर्न टाइप भी क्या होगी? इंटीजर हो गई। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब चलाते हैं ऑब्टेन मार्क्स को। किससे चलाएंगे? ऑब्टेन मार्क्स को। अब ऑब्टेन मार्क्स में सबसे पहले क्या मांग रहे हैं? इंग्लिश के मार्क्स मैंने कहा 88। ठीक है। 77 कॉमा 66 कॉमा 55 कॉमा 44 कॉमा 33। ज्यादा दे दिया? हाँ। ठीक है। अब देखो 88 जाके स्टोर हो जाएगा किस पैरामीटर में? 77।
66, 55 और 44, और दो सब क्या हो जाएंगे, प्लस, और रिटर्न हो जाएंगे किसको, इसी को, कॉल को ही, कॉल को ही रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसे कट करूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखूंगा तो आपके पास आउटपुट आ जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने एंटर किया और रन किया इसे, तो आपके पास क्या आ गया, 330 आउटपुट आ गया। लेकिन मुझे जो है ना प्रिंट नहीं करना, मुझे इसे बाहर निकालकर एक वेरिएबल में स्टोर करना है, जिसको मैं कहूंगा इंटीजर ओबीटी या कुछ भी एक्स वाई जेड। निकाल लिया, निकाल लिया। अब 10 मार्क्स बाहर आ गए। ठीक है, अब बाहर आने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन और है सर, फिलहाल के लिए वॉइड परसेंटेज नाम से। किस नाम से? ये क्या करेगा, ऑब्टेन मार्क्स लेगा। क्या लेगा? ऑब्टेन मार्क्स लेगा। ठीक है, और किस डेटा टाइप के लेगा, इंटीजर। वैसे ऑब्टेन मार्क्स डबल होनी चाहिए, उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए ऑब्टेन मार्क्स की, डबल, क्योंकि 88.5 भी मार्क्स हो सकते हैं, 88.53 भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स का मैंने एक पैरामीटर बनाया, ऑब्टेन मार्क्स इनपुट लेगा और रिटर्न क्या करेगा, ऑब्टेन मार्क्स को, ऑब्टेन मार्क्स को क्या करेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 500। अब बदले में 30 दी जा रही है, क्या मिलेगा बदले में? अच्छा इसको डबल कर दें, मसला तो नहीं है? ठीक है मसला तो नहीं है? अगर मैं इसे भी डबल कर दूं तो कोई मसला नहीं? नहीं है? अच्छा चलो, डबल यानी डेसिमल पॉइंट, डेढ़ पढ़ाई तो थी। ठीक है, अच्छा अच्छा देखो, अच्छा छोड़ो, इंटीजर ही कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसके आउटपुट मिलेगा या तो फ्लोट, डबल या इंटीजर में मिलेगा, तो इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकती है। अगर डेसिमल में चाहिए तो फ्लोट रख लोगे या डबल रख लोगे, और नहीं चाहिए तो इंटीजर रखोगे। क्या रखोगे? इंटीजर। रिटर्न टाइप क्या रखी? इंटीजर। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है भाई। क्या कह रहा है वो, कि कैन नॉट बी अप्लाइड ऑपरेंड्स। नहीं नहीं, रुक जाओ। ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड्स ऑफ टाइप मेथड ग्रुप एंड इंटीजर। अच्छा सॉरी, ये देखो नाम सेम हो रहा है, फंक्शन का और आपके पैरामीटर का नाम सेम हो रहा है, यहाँ डबल एस कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, हाँ एम मेरा वो है, सॉरी, मेरे पैरामीटर का नाम मैंने गलत लिखा था। ये वो फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने, मैं यहाँ पर फंक्शन पास कर रहा हूँ, देखो फंक्शन को डिव मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। अब परसेंटेज को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। क्या करेंगे? कॉल करेंगे, और पैरामीटर में क्या जाएगा, ओबीटी। क्या जाएगा? ओबीटी। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले क्या हुआ, ये सारा प्लस हुआ, सारा प्लस हुआ, बदले में दे दिया गया किसे, इसको। प्लस कहाँ गया, सारा सम और 10 मार्क्स का ओबीटी में आ गया। जो एक्चुअल में जो सम ऑफ द सब्जेक्ट्स है वो कहाँ है, ओबीटी में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? फिर आपने एक फंक्शन बनाया परसेंटेज के नाम से। किस नाम से? परसेंटेज के नाम से, और उसमें एक पैरामीटर सेट किया, और 10 मार्क्स, जिसकी वैल्यू कॉल करते हुए आएगी, जिसका आर्ग्यूमेंट कॉल करते हुए आएगा। फिर आपने कहा रिटर्न कर दो, अब 10 मार्क्स को मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड कर दो 500 से, और क्या करो, बदले में वापस इसी को दे दो। अब यहाँ देखो, ओबीटी क्या है, ये, यानी कि जो ऑब्टेन मार्क्स का सम है, आपने ओबीटी पास किया एज आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट जाके सेट हुआ किसमें, ऑब्टेन मार्क्स में, और ये पूरा फॉर्मूला बन के वापस किसको मिल गया, परसेंटेज को। अब क्या आउटपुट प्रिंट होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों होगा? परसेंटेज को बाहर निकाला, नहीं निकाला ना, इसको प्रिंट करूंगा तो होगा ना। देखो, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, कुछ हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, जब तक मैं इसे प्रिंट नहीं करूंगा, क्योंकि बदले में कॉल को आउटपुट वापस मिल चुका है। क्या मिल चुका है? आउटपुट वापस मिल चुका है। कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे और उसके अंदर इस कॉल को रखेंगे, या अलग वेरिएबल में निकाल लेंगे इसकी वैल्यू को। अब चेक करते हैं क्या परसेंटेज आती है। 330 की कितनी आएगी, 66%। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास करी, रिटर्न में वापस ली, फर्दर और फंक्शंस में यूटिलाइज करी, और इस तरह से ये चेंज चलती रहती है। ठीक है, तो रिटर्न आपको करना आना चाहिए फंक्शन से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से बताऊं एक दफा, देखो हुआ क्या, हमने एक फंक्शन बनाया, हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया, ऑब्टेन मार्क्स है। ठीक है, जब कॉल होगा तो 5 मार्क्स एज आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, 88 गया, 77 गया, किसमें शयान, मुंह से बोलो, मुंह से, 66 गया, 55 और 44,
केमिस्ट्री में किया, सब के सब क्या हुए, और रिटर्न हो गए। रिटर्न क्या हुआ यानी कॉल को वापस मिल गए, इसी जगह पर आउटपुट वापस मिल गया, यानी क्या मिला, 330। अब 330 आपने स्टोर कर दिया किसमें, ओबीटी में। किसमें स्टोर कर दिया, ओबीटी में। फिर आपने एक कॉल लगाई, क्या लगाई, परसेंटेज की, जिसमें आपने ओबीटी को पास कर दिया, यानी 330 लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, 330। ये 330 जाके स्टोर हुआ किसमें, ऊपर देखो, इधर 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 बड़ी स्क्रीन पे देखो, ऑप्टेन मार्क्स में स्टोर हुआ। ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स अंदर आए 330, 330 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 500, रिटर्न हुए, रिटर्न वापस किसको हो गए, इसी को, और क्या हो गए, प्रिंट हो गया। ठीक है, या मैं से अलग वेरिएबल में भी निकाल सकता हूं, देखो अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट ना करूं, ठीक है, अरे अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट ना करूं तो मैं से एक अलग वेरिएबल में भी निकाल सकता हूं। लेट सपोज मैं यहाँ पर इंटीजर पीईआर के नाम से एक वेरिएबल में से निकाल सकता हूं। अब पीईआर में एक्चुअल में परसेंटेज आ चुकी है, जो कि फंक्शन के स्कोप से बाहर है। इसका मतलब है मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम इस परसेंटेज को कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर फंक्शन के अंदर रहती है यानी उसके स्कोप के अंदर, तो स्कोप के बाहर वैल्यूज को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। ये बात समझ आ गई, पक्की बात है। ठीक है, हाँ हाँ, देखो रिटर्न का मतलब है कि जो आउटपुट, ये आउटपुट एवेल्युएट हुआ है ना, ये ऑप्टेन डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय, ये जो वैल्यू बनी है अब एंड में 66%, क्या बनी है, 66 को क्या कर रहे हो आप, बदले में वापस दे रहे हो। अब बदले में उसी को वापस दोगे ना जिससे उसकी ऑप्टेन मार्क्स लिए थे, किसने दिए थे, इस कॉल ने दिए थे आपको ऑप्टेन मार्क्स। तो बदले में ये जो आउटपुट है ये पूरा, ये इसको ही मिलेगा, किसको मिलेगा, इसको। यानी कि इनडायरेक्टली जब इवेल्युएट हो जाएगा तो यहाँ इनडायरेक्टली 66 ही लिखा हुआ है जो आपने पीईआर में स्टोर कर दिया, ये आपकी एजम्पशन है। नहीं, ठीक है, मतलब आपको एज अ प्रोग्राम में नजर नहीं आएगा, ये आपने खुद अपने दिमाग में चलाना है इस चीज को। ठीक है, तो देखो पीआर है, अब देखो पीआर में 66 अगर आ रहा है, तो अगर मैं पीआर को कंसोल डॉट रन करूँ तो परसेंटेज प्रिंट हो जानी चाहिए। आओ चेक करते हैं, देखो प्रिंट हो गई, इसका मतलब पीआर में वैल्यू आ रही है। और पीआर में वैल्यू जब भी आएगी जब इस कॉल के पास 66 आएगा, और ये जब भी आएगा जब इसका फंक्शन इसे बदले में, इस कॉल का फंक्शन इसको बदले में वापस रिटर्न करेगा, जो कि कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक टाइप ऑफ फंक्शन और रह गई है, कौन सी, है, रिटर्न फंक्शन पढ़ा दिए ना, तो बदले में वैल्यू को वापस करते हैं, रिटर्न टाइप भी बता दी। ठीक है, अब रिकर्सिव फंक्शंस, रिकर्सिव, रिकर्सिव बताता हूँ, रिकर्सिव फंक्शंस। ठीक है, वैसे रिकर्सिव का जो कॉन्सेप्ट है वो रिकर्जन से निकला है। ठीक है, और थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ाता हूँ, किस किस को पता है रिकर्जन के बारे में, बता। रिकर्जन का मतलब होता है रिपीटेशन। रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक, भाई एक टेक्निक है। जैसे क्या कर सकते हो, वेयर अ फंक्शन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बाय कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, वो फंक्शन ही सॉल्व करता है और अपने आप को कॉल करके ही सॉल्व करता है। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो चीज रिकर्जन से हो सकती है वो किसी और चीज से नहीं हो सकती या सिंपल कोड से नहीं हो सकती। बिल्कुल वो सिंपल कोड से हो सकती है, लेकिन रिकर्जन उस कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बना देती है। रिकर्जन क्या करती है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बना देती है। अब कैसे बनाती है, अब एग्जांपल करवाता हूँ। आइडेंटिकल सब प्रॉब्लम्स अंटिल अ सिंपल बेस केस इज वेयर विच स्टॉप्स द प्रोसेस। ठीक है, रिकर्जन का मतलब होता है कि एक फंक्शन किसी स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करे और वो अपने आप को खुद से ही कॉल करे, या और आसान जुबान में ऐसा फंक्शन जो अपने आप को खुद से ही कॉल करता है वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को इटसेल्फ खुद कॉल करता है वो क्या कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन। अभी तक हमने जितने फंक्शन बनाए उसमें कोई भी फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल नहीं कर रहा था, मैं उसको कॉल दे रहा था तो वो कर रहा था। ठीक है, कैसा फंक्शन भी हो सकता है जो खुद से अपने आप को कॉल करे, बिल्कुल हो सकता है, आओ बनाते हैं। मैंने एक वॉइड रिटर्न टाइप का फंक्शन बना रहा हूँ प्रिंट नेम नाम से, किस नाम से, देखना बहुत मजे की चीज है। ठीक है, प्रिंट नेम नाम से।
ठीक है। अब मैं, एक सवाल है मेरा शयान सबसे, अवैस, मास, मुझे अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है और मुझे लूप यूज नहीं करना। लेकिन लूप से रिकर्जन नहीं हो सकती ना, बता दो कैसे करेगा। जब फंक्शन चलेगा तो फंक्शन किस चीज को एग्जीक्यूट करता है? जो कुछ उसके स्कोप यानी कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता है, इसमें लिखा होता है। जब भी ये कॉल होगा तो इसमें जो कुछ लिखा होगा वो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहली दफा चलने के लिए आपको एक दफा बाहर कॉल इसे करना पड़ेगा, क्योंकि पहली दफा चलाने के लिए एक दफा बाहर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने तैयब प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया? तैयब। अब जब एक दफा कॉल हुआ तो आउटपुट भी कितनी दफा आएगा? एक दफा आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको सर 10 बार करना है तो 10 बार कॉल लगा दे। लेकिन ये कॉल भी तो मैं इंटेंशनली खुद से लगा रहा हूँ, ये अपने आप को खुद से कॉल, इट सेल्फ ऑटोमेटिकली खुद से कॉल नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देखो, जितनी दफा दूंगा उतनी दफा आएगा। ठीक है। अब अगर आप चाहते हो ये अपने आप को खुद से कॉल करे, तो एक दफा तो आपको कॉल लगानी पड़ेगी पहली दफा चलाने के लिए, और उसके बाद आपका जो भी काम हो रहा है वो काम होने के बाद आप इसी के अंदर इसे कॉल कर दोगे। इसी के अंदर क्या कर दोगे इसे? अब देखना मजे की चीज क्या होगी। जब सबसे पहले कॉल बाहर वाली चलेगी, जिसको पहली दफा एग्जीक्यूट करेगी, अब जब ये पहली दफा एग्जीक्यूट होगा तो इसमें जो कुछ लिखा है वो चल जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? तैयब लिखा हुआ है, तैयब प्रिंट होगा। तैयब प्रिंट होने के बाद दोबारा से कॉल हो रहा है, दोबारा से क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है, वापस यहाँ आ जाएगा, फिर से क्या करेगा? फिर से खुद को कॉल करेगा, फिर वापस आएगा, फिर तैयब प्रिंट करेगा, फिर खुद से कॉल करता रहेगा, और ये करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा इनफिनिट टाइम्स। ये आपने बना दिया एक तरह का लूप। क्या बना दिया? इसे को ही रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, और उससे बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी करके दिखाता हूँ। हाँ, अभी सवाल है। अच्छा देखो, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो तुम देखना ये चलता ही जाएगा। ये देखो, प्रोसेस इज टर्मिनेटेड ड्यू टू द स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, मेमोरी एग्जॉस्टेड। जाहिर सी बात है, इन्फिनिट एक चीज मेमोरी में लोड होती है तो मेमोरी उसे बंद कर देती है। ठीक है, देखो उसने रोक दिया। भाई माफ कर दो, कितनी दफा चलाओगे, फट जाऊंगा मैं। ठीक है। अब यहां पर सवाल आता है कि मैं इस चीज को रोकूंगा कैसे? कैसे रोकेंगे? लूप लूप कब रुकता था? जब कंडीशन फॉल्स हो जाती थी। लूप कब रुकता था? जब कंडीशन फॉल्स हो जाती थी। तो इसमें भी हम कोई ना कोई कंडीशन बना सकते हैं। आओ कैसे बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं प्रिंट नेम में एक पैरामीटर बनाऊंगा काउंट नाम से। ये पैरामीटर के अंदर वो काउंट आएगा जितनी दफा इस फंक्शन को अपने आप को कॉल करना है इटसेल्फ। ठीक है। और वो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में दूंगा। लेट्स सपोज मैंने 5 बार दे दिया, तो 5 वैल्यू स्टोर हो गई कहाँ पर? काउंट में। अब यहाँ पर अंदर आकर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कंडीशन। इफ, अगर आपके पास जो काउंट के अंदर वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, या ग्रेटर देन 0 है। क्या है? अगर काउंट के अंदर वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तभी आप तैयब को प्रिंट करना और अपने आप को कॉल करना। तभी क्या करना? तभी क्या करना? तैयब को प्रिंट करना और अपने आप को कॉल करना, वरना ना करना। अच्छा। अच्छा, जब आप अपने आप को फिर से दोबारा कॉल करोगे ना, अब यहाँ पर भी देखो ये काउंट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? काउंट, क्योंकि पैरामीटर बनाया तो ये भी मांगेगा। जब आप अपने आप को दोबारा से कॉल करोगे ना अगली दफा, तो आपने क्या करना है? आपने काउंट तो लेना है, लेकिन -1 कर देना उसमें से। काउंट में से क्या कर देना? अब देखना होगा क्या, गौर से देखना, गौर से। यहाँ आपने प्रिंट नेम कॉल किया, सबसे पहले कॉल ये चलेगी। आपने 5 उठाया, 5 उठ के कहाँ चला गया? काउंट में। अब काउंट में वैल्यू क्या है? 5 है। आपने कंडीशन लगाई कि काउंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे? यहाँ लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या है? ट्रू है। 5 बड़ा होता है 0 से। कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो इफ का स्कोप चलेगा, क्या प्रिंट होगा? तैयब प्रिंट होगा। जब तैयब प्रिंट होगा तो नीचे दोबारा से खुद को कॉल कर रहा है, और इस दफा काउंट की जो वैल्यू है वो काउंट -1 जा रही है। काउंट में पहली वैल्यू क्या थी? 5, तो यहाँ लिखा हुआ है 5 - 1, जो के बराबर होती है 4 के। इस दफा काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 4। और जब ये खुद को दोबारा कॉल कर रहा है तो काउंट में अब क्या आ गया? 4। अब कंडीशन क्या बन गई? 4 इज ग्रेटर देन 0। अब जब ये 0 पे आएगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये स्कोप चलेगा ही नहीं, तो खुद को कॉल करेगा ही नहीं, तो ये आके 5 दफा रुक जाएगा।
तो इस तरह से हम इसको कंडीशन पे रोक सकते हैं। यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट किया तो देखो तैयब 5 बार प्रिंट हो गया। तो आप एक फंक्शन को एक लूप की तरह भी यूज कर सकते हो। इसी को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, ऐसा फंक्शन जो खुद को अपने आप में खुद से कॉल करे किसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप बिना लूप के भी 1 से 100 तक इवन नंबर प्रिंट कर सकते हो। कैसे? वो तो हम लूप में चला देते थे 1 से 100 तक गिनती, कि इसमें हम गिनती नहीं चला सकते। भाई कहाँ कहाँ से कहाँ तक करना है? 50। काउंट क्या है? 50। ठीक है। एक काम करता हूँ, उसको कॉपी करके ना नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ इवन नंबर। क्या कर दिया मैंने? इवन नंबर्स। ठीक है। इवन नंबर, और ये काउंट है। काउंट क्या है? 50 है। काउंट क्या है? 50 है। कि 50 तक के इवन नंबर प्रिंट करने हैं। अब काउंट में वैल्यू क्या है? 50। ठीक है। काउंट में वैल्यू क्या है? 50 है। अगर काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी है। अच्छा, अभी उल्टा चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? उल्टा, क्योंकि 50 है, माइनस कर रहा हूं ना मैं। पहले 5 था, 5 4 3 2 1, फिर 0 पे जाके रुक जा रहा है। ठीक है। अब अगर इसे सीधा चलाना है, सीधा चला सकते हैं क्या? काउंट क्या देना पड़ेगा? स्टार्ट देना पड़ेगा। 1 स्टार्ट देना पड़ेगा। फिर लेस देन हो किससे? 50 या 10 से। ठीक है। और हर दफा क्या करते जाना? प्लस करते जाना। क्या करते जाना? अगर आप देखो ना, तो लूप वाली तीनों चीजें, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो अलग तरीके से रहे। ठीक है। और यहाँ पर आपने इवन नंबर कॉल कर दिया। अब देखो, आपने स्टार्टिंग काउंट क्या दिया? 1। काउंट में क्या आया? 1। कंडीशन क्या है? 1 जो है वो छोटा होना चाहिए किससे? 10 से। आप क्या कह रहे हो? 1 किससे छोटा होना चाहिए? 10 से। क्या है तो क्या प्रिंट होगा? तैयब। अच्छा, तैयब की जगह आप प्रिंट कर देते हैं, काउंट को ही प्रिंट कर देते हैं, गिनती प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट कर रहा हूँ? गिनती। अगर है तो किसको प्रिंट कर दो? काउंट को। और दोबारा जब चलो तो काउंट में एक क्या कर देना? प्लस, यानी 1 की जगह क्या हो जाएगा अब? 2। और ये 9 पे जाके रुक जाएगा। 9 पे क्यों रुकेगा? क्योंकि मैंने लेस देन 10 दिया, इक्वल्स नहीं दिया। इक्वल्स दूंगा तो 10 पर रुकेगा। किस पर रुकेगा? 10 पर। आओ इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो 1 से 10 तक प्रिंट प्रिंट हो गई। अब अगर इसमें आपको इवन नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पर भी आप एक कंडीशन लगाओगे, अंदर नेस्टेड इफ लगाओगे। क्या लगाओगे? चेक करो भाई, काउंट जो है वो अगर डिवाइड, सॉरी, रिमाइंडर दे क्या? 2 से डिवाइड होने के बाद क्या रिमाइंडर दे? 0। तो ही आप उस काउंट की वैल्यू को प्रिंट करना। तो ही आप क्या करना? काउंट की वैल्यू को प्रिंट करना, वरना ना करना। और उसके बाद आप इवन नंबर को क्या कर देना? इवन नंबर को प्लस कर देना, यानी काउंट को प्लस कर देना। ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है। देखो हुआ क्या? 1 गया कहाँ? काउंट में। काउंट में क्या है? काउंट में क्या है? 1 है। आपने बोला 1 जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए किसके? 10 के। कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आएगा। अंदर उसे एक और इफ मिला। वो इफ कह रहा है भाई काउंट के अंदर जो वैल्यू वो क्या है? 1 है। वो कह रहा है अगर 1 क्या हो? डिवाइड हो किससे? 2 से। और रिमाइंडर क्या दे? 0। तो वो इवन नंबर होगा अगर 0 देगा। तो अगर है तो क्या करो? काउंट को प्रिंट कर दो, वरना काउंट को प्रिंट ना करना। अब 1 डिवाइड होने के बाद 2 से रिमाइंडर 0 देगा? कभी भी नहीं देगा, तो 1 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। ये चलने के बाद इवन नंबर क्या होगा? दोबारा से खुद से अपने आप को कॉल करेगा और पिछली काउंट की वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा। पिछली काउंट की वैल्यू थी 1, प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसे दोबारा रेस करता हूं। ठीक है। अब काउंट में क्या रखा हुआ है? 2। काउंट 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0। 2 खुद से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देगा। कंडीशन ट्रू है तो काउंट क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। काउंट में क्या था? 2। तो क्या प्रिंट हो गया? 2 प्रिंट हो जाएगा। और इवन नंबर की काउंट की पिछली वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 3 होगा। फिर से फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल, ये दोबारा ऊपर जाएगा। अब काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। और ये 10 तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन इफ वाली फॉल्स नहीं हो जाती। गुड। ठीक है। अगर मैं इसे रन करूं तो आपके पास 1 से 10 तक के इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ये कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। क्या कहलाता है? रिकर्सिव फंक्शन। तो इवन नंबर प्रिंट नहीं होंगे, सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ये तो मैं, ये नेस्टेड इफ तो मैंने इवन नंबर को चेक करने के लिए लगाया ना।
हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा, फिर कम नंबर प्रिंट हो रहे होंगे। होगा ही नहीं बल्कि, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाते हैं रिकर्सिव फंक्शंस, जो लूप की तरह बिहेव करते हैं और रिकर्जन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब आपका काम है, घर से आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है, इधर सबको असाइनमेंट दे रहा हूं कि घर से आपका असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसको मैं कोई भी नंबर दूं और वो उसका फैक्टोरियल बता दे। फैक्टोरियल सर्च करना क्या होता है? देखो फैक्टोरियल मैं बता देता हूँ क्या होता है। अब लेट सपोज, देखो मैथ्स में ना, मैथ्स में फैक्टोरियल का साइन नहीं होता है, एक्सक्लेमेशन, इस तरह से लिखते हैं। जैसे तुम्हें बोले ना कोई के 5 का फैक्टोरियल निकाल दो, तो 5 का फैक्टोरियल ये होता है कि जो नंबर आपको दिया गया है ना, उससे पीछे जितने नंबर हैं उनको एक साथ लिखो विद मल्टीप्लाई। 5 तक आ गया, 5 तक, क्योंकि किसका निकालना था, 5 का। 6 का निकालना होता तो मल्टीप्लाई बाय 6 भी लिखते हैं, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये बहुत आसान है करना। जो भी नंबर दिया जाए उसका फैक्टोरियल पता चल जाए, मैं चाहे 100 दूं, 1000 दूं, कुछ भी दूं।